अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव और युद्ध के दौरान एक बड़ी खबर सामने आई। पिछले कई दिनों से कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स से दावा कर रही थी कि पिछले महीने यानी जुलाई में जब ट्रंप तुर्की में थे, नेटो की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गए थे, वहां पर वापसी के दौरान उन्होंने अपना प्लेन बदल लिया था। किस वजह से? ईरान के हमले के डर से। कहा गया कि वो एयरफोर्स वन में तो पहुंचे थे वहां पर, लेकिन वापसी के लिए उन्होंने एक सैन्य विमान का सहारा लिया था। उन्हें चोरी चुपके सैन्य विमान तक ले जाया गया था। पहले ये सारी मीडिया रिपोर्ट्स तैर रही थी सोशल मीडिया पर, लेकिन उसके बाद अब ट्रंप ने खुद इसकी पुष्टि भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई हमला होता तो उसी प्लेन को निशाना बनाया जाता जो प्लेन इन्होंने छोड़ दिया था। मैं वही करता हूं जो सुरक्षा एजेंसियां कहती हैं, मुझे लगातार धमकियां मिलती रहती हैं। ट्रंप ने ऐसा कहा है उस वाली घटना को लेकर। जुलाई महीने में यह घटना हुई थी जब नेटो की बैठक हुई थी। तो क्या सच में ट्रंप को डर है ईरान के हमले का? क्या ईरान खामनेई की मौत का बदला ट्रंप से लेना चाहता है? अगर वो लेना चाहता है तो उसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ेगा। क्या उसने ये सब नहीं सोचा है? तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। ये युद्ध किस ओर जाता हुआ दिख रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। ईरान की क्या रणनीतियां हैं आगे को लेकर, ट्रंप के मन में क्या चल रहा है, नेतन्याहू की टीम भविष्य की क्या योजनाएं बना रही है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। तर्कश में हमारे साथ इस बातचीत में दो बेहद ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर ज्वाइन करेंगे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा कर्नल संजीत सिरोही सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले सिरोही सर के पास चलते हैं। सिरोही सर, क्या सच में ट्रंप की जान को खतरा है ईरान से? ईरान के पास इतनी ताकत, इतनी क्षमता है कि वो ट्रंप को मार सके, इतनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद? जी, जय हिंद। देखिए, जहां तक सुरक्षा का सवाल है, सुरक्षा तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, और जो दुनिया की बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेवार हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब पहले भी आपने देखा, जब इलेक्शन कैंपेन में दो दफे उनका ऊपर हमला हुआ। एक बारी वो रैली में बोल रहे थे, जब उनके कान से छू के गोली चली गई, और जो मारने वाला था वो वहीं पास ही था, छत के ऊपर। और दूसरा, उनको गोल्फ कोर्स के ऊपर जो है, जब वो गोल्फ खेल रहे थे तो उस समय एक आदमी ने फायर किया, लेकिन वो बच गए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो है सिक्योरिटी एजेंसी तो तब भी थी, अब भी हैं। तब वो एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, अब वो प्रेसिडेंट है, तो उसमें तो फर्क होगा ही। सिक्योरिटी अब और ज्यादा बड़ी होगी। लेकिन ये जो हम इवेंट की बात कर रहे हैं, जब वो तुर्की में नाटो की जो बैठक हुई थी अंकारा में, वो आए तो अपने एयरफोर्स वन में थे, जो कि कतर ने उनको भेंट दिया था। लेकिन जो वो गए तो वो सबके सामने तो उसी में बैठे थे, लेकिन और उनके साथ जो मीडिया वाले लोग थे और बाकी जो डिप्लोमेट थे जो उनके साथ गए थे वो भी उसी में थे। लेकिन फिर उनको जो है केटरिंग व्हीकल में बिठा के उनको दूसरे जहाज में ले गए, और फिर वो जो है ब्रिटेन पहुंचे, और ब्रिटेन से फिर वहां से फिर वो अपने पुराने जो एयरफोर्स वन है उसमें बैठ के चले गए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनको जो है, और ये इंटेलिजेंस जो है इजराइल की थी, और इजराइल की जो इंटेलिजेंस है, मोसाद की इंटेलिजेंस, उस पर हमको शक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आई थिंक मोसाद इज द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड। और वो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी खबर की पुष्टि की, वो 100% तकरीबन है। तो ये क्योंकि इजराइल ने खबर दी थी, और लग भी ये रहा था, और ये कई दफे जो है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू डोनाल्ड ट्रंप, डेथ टू बेंजामिन नेतन्याहू, ये नारे लगते रहे। खास तौर पर जब 9 जुलाई को अयतोल्ला खमैनी के जो जनाजा निकला था, उसमें लोगों ने काफी शोर मचाया था। तो खतरा तो उनको है, खतरा कभी टला नहीं है। और ये जरूरी नहीं कि कल मारे या एक साल बाद, लेकिन उनके ऊपर खतरा हमेशा मंडराता रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उनके सुप्रीम लीडर को मारा है, तो कोई ना कोई जो है ऐसा होगा जो आदमी जो कि इस चीज का बदला लेगा, और वो जो है हो सकता है हमला करे। तो ये तो बात उसकी हमले की रह गई है। पर ये जो है इंसिडेंट है, ये पहला इंसिडेंट नहीं है। जब जो बिल क्लिंटन साहब जब पाकिस्तान आए थे 2000 में, तब भी उनको भी इंटेलिजेंस मिली थी, तो वो भी तब जो है दूसरे आए किसी और जहाज में थे और गए थे दूसरे में। तो ऐसा प्रोटोकॉल में इंतजाम किया जाता है किसी भी हेड ऑफ द स्टेट के लिए, कि ऑल्टरनेट जो है उनके लिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, ट्रांसपोर्ट मीन्स का बंदोबस्त किया जाता है, ताकि अगर कोई अंदेशा हो तो उसको जो है लास्ट मिनट पे उनके प्लान को, प्रोटोकॉल को चेंज किया जाता है, ताकि उनके खतरे को टाला जा सके। वैभव जी। बिल्कुल। देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर,
हमेशा के लिए खतरा रहेगा ट्रंप के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ईरान के दूसरे सर्वोच्च नेता को मारा है। उनके आदेश पर ही अमेरिका ने कार्रवाई की थी, जिसमें मारे गए थे खामनेई। क्या लगता है आपको? और ईरान को क्या ये पता नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति इस पर सीधे हाथ लगाना या उनको मारने की कोशिश करना, अमेरिका इसे किस तरह लेगा? हमें पता है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था 2024 में, तब बाइडेन हुआ करते थे वहां के राष्ट्रपति। उन्होंने खुद कहा था कि अगर ट्रंप को जरा सी भी कोई चोट आती है ईरान के द्वारा, तो फिर ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी हाँ वैभव जी, यहाँ तक ईरान की बात है, सरकारी तौर पर हम उनके लीडर्स के इक्का दुक्का बयानों को इग्नोर कर सकते हैं। सरकारी तौर पर ईरान ने हमेशा से ये कहा है कि उनकी ऑफिशियल पॉलिसी ये नहीं है कि वो दुश्मन के किसी भी पॉलिटिकल या मिलिट्री लीडर को एलिमिनेट करें। यानी उन्होंने कहा था कि वो जो अमेरिका करती है, CIA करती है या मोसाद करती है कि दुश्मन के जो टॉप पॉलिटिकल लीडर्स हैं या दुश्मन के जो फौजी ऑफिसर्स हैं उनको एलिमिनेट कर दो। ऐसा ईरान ने बार बार कहा है कि उसकी ऑफिशियल पॉलिसी में नहीं है। अब किसने, क्या FBI ने, क्या CIA ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि आप हवाई जहाज चेंज कीजिए क्योंकि आपके ऊपर खतरा है? हमें भूलना नहीं चाहिए वैभव जी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो थोड़ा ड्रामेबाज हैं। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, खासतौर से अपने रिपब्लिकन पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उनको दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरे ऊपर इतना खतरा है। तो ये ड्रामेटाइजेशन का पार्ट है। क्यों मैं बता रहा हूं? देखो, वो जहां पर उनका जहाज लैंड करता है, चाहे इजराइल हो या तुर्की हो, तुर्की भी नेटो का मेंबर है, तुर्की अमेरिका का बहुत क्लोज एलाई है। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के हवाई जहाज की सुरक्षा के लिए 1 2 3 लेयर नहीं, 5 5 7 7 लेयर्स की सिक्योरिटी होती है। तो ऐसा सोचना कि एक मक्खी या परिंदा भी डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच सकता है, संभव नहीं है। ये मैं मेरे पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव से बोल सकता हूं, क्योंकि हम भी अपनी इंडियन एयरफोर्स में जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जर्नी करते हैं, उनको करीब करीब उसी तरह की सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ कोई, पहली चीज तो ईरान की पॉलिसी नहीं है। दूसरा, चलो एक आध बिगड़ैल बच्चा ईरान का या एक आध नाराज व्यक्ति अगर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, यानी खुद ही कोई व्यक्ति ऐसा करना चाहता है, वो पहुंच नहीं सकता है ना डोनाल्ड ट्रंप के पास, ना डोनाल्ड ट्रंप के हवाई जहाज के पास। जी बिल्कुल। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। युद्ध की क्या स्थिति है? सिरोही सर, पिछले दिनों एक खबर आई थी कि ट्रंप परमाणु समझौते के बिना भी इस जंग को, इस युद्ध को रोकने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वो अब चाहते हैं कि ज्यादा लंबा ना खींचे युद्ध। इससे उनकी रणनीति सही तरीके से आगे काम नहीं कर पा रही, ऐसे कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। उधर ईरान के हवाले से कहा जा रहा है कि हमें अगर 10 साल भी लड़ना पड़ा तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे पास उतना गोला बारूद रखा हुआ है। आपके हिसाब से भी मौजूदा स्थिति क्या है दोनों देशों की? देखिए वैभव जी, इसमें परसेप्शन का फर्क है, नजरिए का फर्क है। अगर हम नजरिए को ठीक तरह से समझे तो हमको पता चल जाएगा दोनों की पॉलिसी क्या चल रही है। ईरान को लगता है वो लड़ाई जीत चुके हैं, इसलिए जो उन्होंने अपनी डिमांड जो रखी है वो इस तरह की डिमांड है, जैसे कंपेंसेशन चाहिए उनको कि जो अमेरिका ने हमला किया, जो नुकसान हुआ है उसका कंपेंसेशन चाहिए उनको, जो एसेट फ्रीज किए हुए उनको अनफ्रीज किया जाए। नंबर तीसरा जो है, अमेरिका अपने पूरे जितने उनके सैनिक वगैरह हैं और जो नेवी के जो एसेट्स हैं उनको वहां से निकाला जाए। उसके बाद जो उनके प्रॉक्सीज हैं उनको ऊपर भी हमला, गाजा में शांति हो, लेबनान में शांति हो। तो इस तरीके की जो उनकी डिमांड है, उन डिमांड से ये लगता है कि ईरान को एक गलतफहमी है कि वो लड़ाई जीत चुके हैं, इसलिए वो उन डिमांड्स पे अड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्रॉब्लम ये है कि वो जाहिर दिखाना चाहते हैं कि हम लड़ाई जीत चुके हैं, इसलिए वो जो है उन्होंने अपना जो जिस चीज के लिए लड़ाई शुरू हुई थी उसको उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, क्योंकि उनको पता है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुली
तो उनकी निश्चित ही ये हार मानी जाएगी कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज को जो पहले 27 फरवरी को खुली हुई थी उसको खोलने में नाकाम रहे, और अभी तक नाकाम है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बेशक आपने ब्लॉकेड लगा रखा है ईरान पोर्ट्स के ऊपर, आप जो है जहाज जो भी वहां से क्रॉस करता है उसके ऊपर आप हमला कर देते हैं। कल भी आपने जो है हमला करा एक जहाज के ऊपर, तो वो चीज आप कर सकते हैं, लेकिन आप स्टेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने में टोटल नाकामयाब रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कोशिश उनकी ये है किसी तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाए ताकि वो अपनी डोमेस्टिक उसको जो उनके पब्लिक है और जो इंटरनेशनल लोग हैं उनको ये बता सके कि मैं लड़ाई जीत चुका हूं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगी कैसे? स्टेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगी तब जब वो ईरान की डिमांड मांग लेंगे, और अगर वो ईरान की डिमांड मान लेते हैं तो उसके बाद ये पूरा निश्चित तौर पर ये तय है कि वो जो है उनकी जो लड़ाई में हार जो है पूरी दुनिया उसको कहेगी कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब हार गए, जो कि ना तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को मंजूर होगी और ना कि अमेरिकन पब्लिक को मंजूर होगी। तो पेच यहाँ पे फंसा हुआ है क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है ईरानियन ने कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है इट इज नो मोर ए वाटरवे, इट इज ए थिएटर ऑफ वॉर। उनके लिए ये थिएटर ऑफ वॉर बन गया है, तो इसलिए वो इसको कभी नहीं छोड़ेंगे और डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको खोल नहीं पाएंगे। तो ये मसला यहाँ पे फंसा हुआ है। डिप्लोमेटिक चैनल्स अपनी तरफ से पाकिस्तान के थ्रू मैसेज पास हो रहे हैं, आपस में कोई बातचीत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इमीडिएटली मुझे कोई हल नजर आ रहा है। या तो ईरान को अपनी डिमांड्स को डाइल्यूट करना पड़ेगा या तो अमेरिका को जो है उनकी डिमांड्स को मानना पड़ेगा। ईरान डाइल्यूट करने के लिए तैयार नहीं है, अमेरिका उन शर्तों को मान नहीं सकता, तो यहाँ पे जो है स्टेलमेट है, अभी कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे इसी तरीके से कार्रवाई चलती रहेगी। उनकी तेल की कीमत बढ़ती जा रही है, स्टॉक मार्केट जगह जगह क्रैश हो रही है। तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो आज से 5 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड इट विल कंटिन्यू फर्दर ऑल्सो। बिल्कुल सर। ईरान के जो नए सर्वोच्च नेता हैं उनका पिछले दिनों एक वीडियो भी आया था जिसमें वो लोगों से बात करते हुए दिखे थे। इससे पहले युद्ध के दौरान या युद्ध के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की बातें उड़ रही थी। कोई कह रहा था कि वो बहुत गंभीर तरह से चोटिल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उनका पैर भी काटना पड़ा है। कई लोग ये भी कह रहे थे कि वो हो सकता है कोमा में हो। तमाम तरह की बातों के बीच ये वीडियो आना, ये इसके जरिए ईरान क्या बताना चाह रहा है? क्या सर्वोच्च नेता ही पूरी तरह ईरान चला रहे हैं या आईआरजीसी के गिने चुने कमांडर ईरान के बड़े फैसले ले रहे हैं? देखिए वैभव जी, लेटली जो है ईरान के प्रेसिडेंट साहब जो है उनके मुश्तबा साहब से मिले थे और उन्होंने दावा किया कि 7-8 घंटे वो उनके साथ रहे हैं। उन्होंने काफी चीजों पे बातचीत की है। तो जब वो बातचीत कर रहे थे इसका मतलब जख्मी हो सकते हैं लेकिन वो कोमा में नहीं हो सकते, क्योंकि जब अगर प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जो है ये बातें बोल रहा है कि वो 7 घंटे उनके साथ रहे हैं और उसमें उन्होंने आईआरजीसी की कमांड को भी चेंज किया, नए लोगों को लेके आए हैं, तो मुझे लगता है ही इज इन फुल कंट्रोल ऑफ ईरान के बारे में। और जो पॉलिसीज वो दे रहे हैं ईरान वाले फॉलो कर रहे हैं। और ईरान की एक प्रिंसिपल है कि बेशक आपस में हमारा मतभेद होना चाहिए लेकिन अमेरिका के खिलाफ हमको एकजुट से ये लड़ाई लड़नी है, वो लड़ रहे हैं। वैभव जी बिल्कुल सर। अब अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ते हैं सर। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए हैं तीनों देशों के बीच में। इस्लामिक नेटो की तरह इसे देखा जा रहा है। क्या असर इसका पड़ने वाला है? क्या सच में सऊदी अरब, अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई जंग छिड़ती है तो सऊदी अरब और तुर्की पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए आएंगे? मतलब बहुत अजीब तरह की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान की मीडिया में मैं देख रहा था, बहुत सारे वहां के पत्रकार कह रहे हैं कि अब भारत को सतर्क हो जाना चाहिए। अगर अब कोई युद्ध होता है तो सऊदी अरब भारत को लेकर आर्थिक तरह से परेशान कर सकता है और भी परेशानियां भारत को झेलनी पड़ेगी। पाकिस्तान अब अकेला नहीं है, उसके साथ चीन पहले से है, 2 देश और आ गए हैं। देखिए वैभव जी, पाकिस्तानियों को काम है, उनको पढ़े लिखे तो होते नहीं है। मदरसे में पूरी जो है पढ़ाई शुरू की थी तो उनका जो है अपना दिमाग में इस्तेमाल नहीं करते, जो कोई कह देता वो उस चीज को मान लेते। आप ये देखिए डिफेंस पैक्ट हुआ है। डिफेंस पैक्ट तो पिछले साल सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान का तो पिछले साल ही हो गया था, इस बार ही तुर्की को लाया गया है। तो इसमें आप देखिए जो डिफेंस पैक्ट होता है, आपने कहीं भी देखा, अब नाटो का भी है, बाकी
इसका जो है अफ्रीकन यूनियन का भी है, बाकी और अमेरिकन कहते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिकन, अलायंसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अलायंसेस का सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो ये होता है कि दुश्मन जो है कॉमन होता है सबका। तुर्की का दुश्मन अलग है, सऊदी अरेबिया का दुश्मन अलग है, पाकिस्तान का दुश्मन अलग है। तो कौन किसकी मदद करेगा, किसके खिलाफ करेगा, ये जो है अभी पता लगाना। अगर ये डिफेंस पैक्ट इतना ज्यादा जो इफेक्टिव होता तो अब तक तो पाकिस्तान को जो है ईरान के साथ लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया के ऊपर तो हाउथीज ने पिछले 15 दिन में गदर मचा रखा। उनकी जगह जगह जो उनकी ऑयल रिफाइनरीज है उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, उनके जो कई शिप्स है उनको, जो टैंकर्स को बर्बाद कर दिया है। तो पाकिस्तान किस चीज की वेट कर रहा है? तो ये जो सिर्फ किया है, ये जो डिफेंस पैक्ट किया है, ये सिर्फ ड्रामाबाजी है, इससे ज्यादा नहीं। और पाकिस्तान को ड्रामाबाजी करने में मजा आता है। अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि कल अगर भारत के साथ युद्ध होगा तो सऊदी अरेबिया जो है उनकी मदद करेगी, या तुर्की हो सकता है कि जैसे तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन भेज दिए थे, कुछ अपने टेक्नीशियन भेज दिए थे, वो भेज देगा। लेकिन कोई भी आदमी किसी भी दूसरे देश के झगड़े में अपने पैर नहीं फंसाएगा। सऊदी अरेबिया बिल्कुल नहीं फंसाएगा, क्योंकि इंडिया जो है सऊदी अरेबिया का सेकंड लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर है। ट्रेड जो है इंडिया का, अब जो सऊदी अरेबिया का जो इकोनॉमी है वो इंडिया के ट्रेड पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। तो जो सऊदी अरेबिया है वो अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो पाकिस्तानियों कुछ भी ढोल मचाने दो, ठीक है। अगर उनको आर्टिकल 5 का जो नाटो का है, अगर उसके हिसाब से चलना है, और जो डिफेंस पैक्ट में लिखा है कि एक के ऊपर हमला दूसरे पे मारा जाएगा, तो पाकिस्तानी क्यों नहीं जाते हैं सऊदी अरेबिया की मदद करने के लिए? सऊदी अरेबिया में तो बहुत ज्यादा जो है हouthis ने गदर मचा रखा है। तो ये सिर्फ जो है पाकिस्तानियों की गलतफहमी है, इनसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया उसको मॉनिटर कर रहा है। इंडिया के हाल जो वो जो रिलेशंस हैं वो सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छे हैं, तुर्की के साथ इतने अच्छे नहीं हैं। तो तुर्की थोड़ी बहुत जो मदद कर देगा, उससे भारत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। चीन को लेकर भी तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं सर। पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि चीन और रूस ईरान की कई तरह से मदद कर रहे हैं। अभी क्या ईरान युद्ध के बाद जो थोड़ा बहुत उसे समय मिला था, क्या उसने कुछ नए हथियार या नई तकनीक चीन या रूस के जरिए प्राप्त की है जो आगे चल के अमेरिका के लिए परेशानी खड़ी कर सके? बिल्कुल वैभव जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान को जो है हर तरह की मदद चीन से और रशिया से मिल रही है। आज की खबरों में ये था कि ईरान ने यह दावा किया है कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप मिड कोर्स जो है इजराइल को एक बार फायर करके उसके बाद आप उसको मिड कोर्स करेक्शन कर सकते हैं कि ओके इस नंबर 1 टारगेट पे नहीं भेजेंगे, इसको नंबर 2 पे भेज देंगे। तो ये उनकी जो है जो क्षमता है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। उनकी क्षमता पहले भी थी लेकिन उन्होंने छुपा के रखी थी। जब ये लड़ाई हुई उसमें पता लग गया अमेरिकन को कि इंस्पाइट ऑफ उनके पेट्रियोटिक जो मिसाइल सिस्टम है, उनके इंटरसेप्टर हैं, थर्ड के इंटरसेप्टर्स हैं, वो खत्म हो गए। लेकिन इजराइल की जो ईरान की जो मिसाइल है ड्रोन खत्म नहीं हुए। ईरान अभी भी लड़ने के लिए तैयार है। अमेरिका ही पीछे हट रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि आप बमबारी करने से, मिसाइल फायर करने से आप जो है वो हासिल नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। तो उसकी वजह से दोनों साइड जो है शांत बैठी हुई है। इजराइल जो पहले से ही शांत बैठ गया है। तो ईरान की क्षमता के ऊपर अब लोगों को ये यकीन हो गया है कि ईरान के अंदर इतनी क्षमता है कि ईरान आने वाले समय में अमेरिका को एंगेज करके रख सकता है, जो कि अमेरिका नहीं चाहता एंगेज होना। पहली बात तो उनके इलेक्शंस आ रहे हैं, नंबर दूसरा जो उनके जितने इंटरसेप्टर थे वो बहुत कम हो गए उनकी तादाद, और उनको पता है कि आने वाले समय में जो मेन खतरा ईरान नहीं है, मेन खतरा चाइना है। यूक्रेन के पास पेट्रियोटिक इंटरसेप्टर नहीं है, जिसकी वजह से जब चाहे रशिया ईरान के ऊपर मिसाइल मारता और मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। तो इसलिए अमेरिका इस तरह बैकफुट पे चला गया है। अमेरिका को अब ये लग रहा है कि आने वाले समय में हम इस लड़ाई को इसी तरीके से नहीं लड़ सकते। ग्राउंड अगर ट्रूप्स को नीचे ग्राउंड पे उतारना है वो मुमकिन नहीं है। तो ये स्टेलमेट है। और मेरा तो ये मानना है कि जिस दिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का कब्जा हो गया था उस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्ट्रेटेजिक डिफीट हो गई थी, और उसके बाद उसको वो दोबारा रिवाइव नहीं कर पाए। जी
बिल्कुल। आखिरी सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट आई है, एक सर्वे किया गया है अमेरिका में, जिसमें ये निकल कर सामने आया है। देवनाथ सर से इस सवाल का जवाब लेंगे, उसके बाद सिरोही सर से लेंगे कि मिड टर्म के जो इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की हार लगभग लगभग 65% तय मानी जा रही है। अगर सच में उनकी पार्टी की हार होती है तो इससे ट्रंप पर क्या असर पड़ेगा, उनकी व्हाइट हाउस पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या उनकी ताकत में ज्यादा कमी आ जाएगी, और उससे कुल मिलाकर इस युद्ध पर क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में क्या लगता है आपको देवनाथ सर, क्या होने जा रहा है? हाँ वैभव जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो, अमेरिका में जो उनकी कांग्रेस है, जैसे मोटा मोटी जैसे हमारी पार्लियामेंट है, तो उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, सेनेट होता है, जैसे हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है। अब आपने देखा होगा, वो डोनाल्ड ट्रंप बड़े कागज में एक मोटा सा स्केच पेन लेके ऑर्डर साइन करते रहते हैं। ये पहले के किसी प्रेसिडेंट में इतने ड्रामाबाजी का शौक नहीं था। जब राष्ट्रपति ट्रंप इस तरह की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हैं, उनको अगले 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास होना पड़ता है, सेनेट में पास होना पड़ता है, नहीं तो वो कैंसिल कर दिया जाता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो डोनाल्ड ट्रंप इतने कॉन्फिडेंटली इसलिए साइन कर रहे थे क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उनको छोटी सी बढ़त हासिल है, करीबन 7 सीट ज्यादा है रिपब्लिकन पार्टी की, और सेनेट में उनको छोटी सी बड़ी बढ़त है, करीबन 5 सीट ज्यादा है रिपब्लिकन पार्टी की डेमोक्रेट्स के मुकाबले। अब जब मिड टर्म इलेक्शन होंगे, सारे इंडिकेशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ये 5 सीट 7 सीट हार जाएगी एक्स्ट्रा जो है, और जो डेमोक्रेट्स हैं वो ये 5 सीट 7 सीट 9 सीट जीत जाएगी। तो इससे होगा क्या कि जो भविष्य में हम देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ये जो बड़े बड़े स्केच पेन लेके साइन करते थे ना, ड्रामेबाजी, ये बंद हो जाएगा। क्योंकि उनको मालूम है मैंने तो साइन कर दिए, लेकिन अगले 3 महीने या 6 महीने में वो उनकी जो लोकसभा है, उनकी जो राज्यसभा है, वहां से पास नहीं होगी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से या सेनेट से। तो डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे एक कमजोर राष्ट्रपति, टिटुलर राष्ट्रपति बन जाएंगे। यानी वो चाहे कितना भी जोर लगा लें, उसके बाद वो अपनी जो बयानबाजी है उसको लीगल फ्रेम देकर आगे अमेरिका की जनता पर नहीं थोप पाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेट्स पास ही नहीं करने देंगे ऐसे किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, डेमोक्रेट्स को बिल नहीं बनने देंगे। जी बिल्कुल। इसी आखिरी सवाल को लेकर सिरोही सर के पास चलते हैं। सिरोही सर, अगर ट्रंप की पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है तो आपके हिसाब से फिर ट्रंप का बाकी बचा हुआ कार्यकाल कैसे बीतेगा? देखिए, देवनाथ जी ने बिल्कुल दुरुस्त जो बताया है, बिल्कुल दुरुस्त है। मैं बल्कि थोड़ा और एक कदम आगे और चल के थोड़ा खुल के बोलूंगा। जो देवनाथ जी थोड़ा डिप्लोमेटिक बातचीत करते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा खुल के बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो है इम्पीचमेंट होगा। जो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिछले 2 साल में तक, जब तक ये इलेक्शन आएंगे होंगे और रिजल्ट आएगा, तक उनकी जो है टेन्योर के 2 साल हो चुके, मतलब आधी टेन्योर उनकी खत्म हो चुकी होगी। वो बिल्कुल डम डक बन जाएंगे। वो जो ये बड़े बड़े जो देवनाथ जी ने बताया जो साइन करते हैं, वो छोटे साइन रह जाएंगे, कि उनका खुद का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। और जिस तरीके से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है, जिस तरीके से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया गया है, जिस तरीके से उनकी वहां पे लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इमिग्रेंट्स के साथ उन्होंने कैसे कैसे कार्रवाई करी, जो जो उन्होंने पिछले 2 साल में जो काले चिट्ठे किए हैं, उनको जो है सामने लाया जाएगा। और उसके बाद उनका जो है वो 2 साल तक अगर इम्पीचमेंट नहीं भी होता है तो 2 साल तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ जो है जो बोलते रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वो भी लोग सुनना बंद कर देंगे, और उनके अगले 2 साल ही बी ऑफ नो यूज, इनफेक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि जब वो, जैसे देवनाथ जी ने बताया, जब उनको जो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेंगे और वो सेनेट में या कांग्रेस में उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा, तो थोड़े दिन बाद लोग जो है उनकी बात को मानना बंद कर देंगे और वो ऑर्डर देना भी बंद कर देंगे, एंड पीपल विल वेट। और ईरान की ये एक स्ट्रेटेजी भी है कि ईरान कहता है कि हम 2029 में बात करेंगे, जब जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब चले जाएंगे, दूसरे आएंगे, इनसे बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इनका पता नहीं है, आज कुछ बोलते कल कुछ बोलते। जी
बिल्कुल। देवनाथ सर, सिरोही सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप इस बातचीत में वन इंडिया के साथ जुड़े, आपने अपनी बातें रखी, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि अभी अमेरिका ईरान के बीच जो तनाव है, जो युद्ध है, वो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, भविष्य में क्या कुछ हो सकता है। ट्रंप का पिछले महीने तुर्की में प्लेन बदलना, उस घटना के पीछे की क्या वजह थी, ईरान क्या सच में अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या करने के बारे में गंभीरता से सोच रहा है, तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। तो फिलहाल तक के लिए इतना ही। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.